The only Pakistanis in the house are the ones sitting on news channels. We prepared for जनगणमन, जनगणना came out of syllabus. मेजर लेफ्टिनेंट अर्नब रिपब्लिक वाला ने तो 2 सुतली बम पाकिस्तान की तरफ फेंक दिए। आतिफ और हानिया को तो छोड़ देते, उसने तो बस अखियों से गोली मारी थी। जिस ऐप पर ये आता है उसका बाकी कंटेंट देख लिया तो ये सत्संग लगेगा आपको। P in विराट कोहली स्टैंड्स फॉर प्रिवेसी। आपके विकास का एजेंडा नहीं है, इनके एजेंडा का विकास होना है। और ये कार्टून जंग की डिमांड ऐसे कर रहे हैं जैसे शादी के बाद रिश्तेदार बच्चे की करते हैं। ये जितना सुनने में कंफर्टेबल लगा ना, देखने में उतना ही अनकंफर्टेबल है। SC ST OBC ठीक है, BC MC नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। अगर आपने पिछले हफ्ते न्यूज फॉलो की है तो आपको पता होगा जंग की तैयारी हो चुकी है। इनफैक्ट मेजर लेफ्टिनेंट अर्नब रिपब्लिक वाला ने तो 2 सुतली बम पाकिस्तान की तरफ फेंक दिए। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जाइयो। ओके, बिफोर वी बिगिन, पहलगाम हमले के बाद पिछले हफ्ते तक हालत ऑलरेडी खराब हो चुकी थी। इस हफ्ते की अपडेट सुनो। बॉर्डर पे सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए इंडिया ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है, फोर्सेस डिप्लॉय हो गई हैं, इंडिया ने रफाल जेट ले लिए हैं, पाकिस्तान पीएम यूएन चीफ से बात कर रहे हैं और इंडियन पीएम मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। Prime Minister Narendra Modi and Defence Minister Rajnath Singh had a meeting. A high-level security meet. The big meeting that had happened. An important meeting is underway. अरे ओके, ठीक है, इतनी मीटिंग तो प्रधान जी नहीं की थी जितनी प्रधानमंत्री जी कर गए। अब हालांकि जब भी ऐसा कांड होता है तो सिचुएशन टेंस हो जाती है, बट इस बार हार्ड पावर के साथ इंडियन गवर्नमेंट सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के सारे आर्टिस्ट, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल सबको ब्लॉक कर दिया गया है। आतिफ और हानिया को तो छोड़ देते, उसने तो बस अखियों से गोली मारी थी। नाउ जोक्स अपार्ट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है फुल पावर। पाकिस्तान का कोई भी कंटेंट इंडिया में वेलकम नहीं है। इनफैक्ट द ओनली पाकिस्तानीज इन द हाउस आर द वन सिटिंग ऑन न्यूज चैनल्स। जिस बंदे का नाम ही मेजर सूर हो, सुअर की तरह भौंकेगा। तुम्हारे हाथों से मैं बिरयानी बनवाऊंगा, गाँव मुतर पिलाऊंगा तुम्हें, गाँव मुतर। मैं डिबेट देखने आया था, यहाँ तो इफ्तारी चल रही है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, अकेला पड़ चुका है और ऐसे में इसी के चलते लगातार पाकिस्तान की उम्मीदें टूटती जा रही, कॉन्फिडेंस जीरो होता जा रहा है। एक सेकंड पीछे देखो, आदि पुरुष से अच्छे ग्राफिक्स लगा रखे हैं इनने। पर पता है, इतना सब देखने के बाद भी एक पॉइंट पे हंसी नहीं आती, क्योंकि वहां पर विक्टिम्स की चिता तक शांत नहीं हुई है और यहां पे ये लोग बकायदा रोटियां सेक रहे हैं उस पे। वहां आर्मी अपना काम कर रही है, लेकिन लगता है मीडिया अपना काम करना ही नहीं चाहती। ऐसी घटना के बाद मीडिया का काम होता है सेंसिबल रिपोर्टिंग करना, विक्टिम्स की कहानियां बताना, सवाल पूछना, जवाब मांगना। ये क्या है? ये सबसे पहले जिस दिन ये अटैक नाच बेटा, तू नाच पहले। की तरफ पैसे दिखाएगा, फिर मैं इसके ऊपर पड़ जाऊंगा। पर ये कार्टून जंग की डिमांड ऐसे कर रहे हैं जैसे शादी के बाद रिश्तेदार बच्चे की करते हैं। जंग का अंजाम क्या होगा? ये सेंसिबल रिपोर्टिंग करना तो छोड़ो, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अगर आप टीवी न्यूज छोड़ के अखबार पढ़ोगे ना पिछले एक हफ्ते के, तो आपको समझ में आएगा कि ग्राउंड लेवल पे कितनी ज्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी है। इस टाइम पर देश भर में टेंशन का माहौल है। कहीं पर एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है, कहीं बच्चों को मारा पीटा जा रहा है और कई जगह सिर्फ कश्मीरी को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो कश्मीरी है। और हद पता कब हो गई? जब पहलगाम की एक विक्टिम खुद सामने आके बोलती है कि इस टाइम पे हमको चाहिए कि हम यूनाइटेड रहें, कश्मीरीज को, मुस्लिम्स को टारगेट ना करें। और लोग उसको टारगेट कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम एंटी नेशनल हो, तुम ब्रेन वॉश्ड हो, तुम देश के लिए खतरनाक हो। अबे पति खोया है उसने अपना, गू देखते देखते दिमाग में भी भर गया है क्या? इनफैक्ट कम्युनल टेंशन भड़काने की कोशिश हो रही है। ये देखो, आज की खबर है जहां कोलकाता में सनातनी एकता मंच नाम के ऑर्गेनाइजेशन के 2 लोगों को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो वॉशरूम में चुपचाप पाकिस्तान का झंडा चिपका रहे थे। क्यों? ताकि लोगों को और भड़काया जा सके। पर इससे दुख नहीं होता क्योंकि चुपचाप कर रहे हैं, टीवी पे खुल्लम खुल्ला हो रहा है। अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी, मतलब कंट्रोवर्सी क्या, बकैती तब हुई जब विराट कोहली ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली। I'd like to clarify that while clearing my feed, it appears that the algorithm may have mistakenly registered an interaction. There was absolutely no intent behind it. अब ये इंटरेक्शन क्या था? दरअसल इन्होंने अवनीत कौर की फैन पेज की एक फोटो लाइक कर दी थी और बस उसके बाद मच गया बवाल। जो कि ठीक है, नॉर्मल है, गलती से हो गया होगा, और गलती से नहीं जानबूझ के भी किया हो तो क्या ही दिक्कत है। पर नहीं, लोगों ने कॉल आउट किया, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया। और मुझे ऑड एक्टिविटी नहीं बल्कि क्लैरिफिकेशन लगा। यार बोल देते यार, टीम से हो गया वो, एल्गोरिदम ने कर दिया लाइक। किसी ने कमेंट किया, द ओनली कवर ब्रो इज गुड एट इज कवर ड्राइव।
और फिर लोग तो तुम जानते ही हो, बॉटल फ्लिप नहीं होती तो बिस्लरी को गाली देते हैं, या एल्गोरिथम ने विराट भाई का इंस्टाग्राम छेड़ दिया। मार्क जकरबर्ग को पकड़ा सीधा। किंग को सॉरी बोल दे भाई इज्जत से, मैटर बड़ा हो गया तो तेरा खेल खत्म है। क्या कर लेगा तू, इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट। किंग से माफी मांग जल्दी, 1 घंटे में अपॉलॉजी चाहिए। कोहली की आईडी से अवनीत की पोस्ट लाइक क्यों की? ये भी मेरी गलती है भाई। क्या कर रहा है, एल्गोरिथम ठीक कर ले, विराट को दिक्कत हुई है। अकाय बेटा मस्ती नहीं, पापा को फोन वापस कर। अरे अनुष्का बात समझो, लाइक अचानक से हो गया, मैंने किया ही नहीं। झूठ बोल रहा है। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। रियल आईडी से आओ रियान पराग। बट यार तुम सोचो क्या लाइफ होगी उस बंदे की, कि एक नॉर्मल लाइक उसने क्या कर दिया, नेशनल इशू बन गया पूरा। द पी इन विराट कोहली स्टैंड्स फॉर प्रिवेसी। और इसी बीच जब ये जंग की तैयारी में थे कि भैया किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो जाएगा, कभी भी शंख बज जाएगा, अनाउंसमेंट हुआ, पर वॉर का नहीं, कास्ट सेंसस का। हाँ, पाकिस्तान पे निगाहें डाल के बिहार पे निशाना लगा दिया। बी प्रिपेयर्ड फॉर जनगणमन, जनगणना केम आउट ऑफ सिलेबस। सरकार ने इस हफ्ते अनाउंस किया कि आने वाले सेंसस में कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना भी होगी, एंड दैट इज इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। बहुत ही जल्द देश में सेंसस होने जा रहा है। हाँ याद है ना, जनगणना आखिरी बार 2011 में हुई थी। अब ये फिर से आएंगे आपके द्वारे और पूछेंगे, आपकी शादी हुई है? नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। ओके, फर्स्ट अगर आपको सेंसस की इंपॉर्टेंस समझना है कि क्यों नहीं हो रहा था और नहीं होने से क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप एक बार ये वाली वीडियो देख लेना। थोड़ा समरी दे देता हूं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक बहुत टाइम से अड़चन आ रही थी कि हमारे पास सेंसस डेटा नहीं था। 2011 में हुआ था, फिर आखिरी बार 2021 में होना था, बट कोविड की वजह से नहीं हो पाया। और क्योंकि ये सेंसस डेटा नहीं था तो बहुत सारी पॉलिसीज नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक डेटा देता है। लेकिन पिछले 15 सालों से ये हमारे पास अच्छे से डेटा है ही नहीं। किस घर में कितने बच्चे कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, सरकार से ज्यादा मोहल्ले की आंटी को पता है। एंड सेंसस के साथ कास्ट सेंसस देश का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ था, या कम से कम बनाने की कोशिश की जा रही थी। एंड व्हाई दिस इज बिग इज बिकॉज बीजेपी कभी भी कास्ट सेंसस के लिए राजी नहीं थी। ऑपोजिशन देश का विभाजन करना चाहती है, बटेंगे तो कटेंगे, अब ऑपोजिशन का ही काट दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब कास्ट सेंसस की मांग क्यों हो रही थी? जो ऑपोजिशन द्वारा इंटेलेक्चुअल रीजन दिया जाता है वो ये कि इससे पिछड़े वर्ग का पिछड़ापन दूर होगा, अफर्मेटिव एक्शन लिया जाएगा, सोशल जस्टिस होगा। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सपोर्टर एके इंडियन राइट विंग का कहना था कि इससे तो उल्टा विभाजन और बढ़ जाएगा। एक तरफ आप बोल रहे हो कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप कास्ट के बेसिस पे ही अगर बातें करोगे तो उससे कास्ट आइडेंटिटी और रीअफर्म होगी, सोशल जस्टिस नहीं सोशल अनरेस्ट आ जाएगा। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। पर अगर आप थोड़ी राजनीति फॉलो करते हैं देन यू नो इट्स जस्ट पॉलिटिक्स, क्योंकि इंडिया में जो भाजपा की राजनीति है वो चलती है हिंदू नेशनलिज्म पे। 80-20 वाला आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो उनका होता है हिंदू वोट कंसोलिडेशन। और इनकी स्ट्रैटेजी है कि जितना हिंदू वोट कंसोलिडेट होगा, जितना एक है तो सेफ है वाली फीलिंग आएगी, इनको पॉलिटिकली फायदा होगा, जो होता है। वहीं ऑपोजिशन समझ गई कि रिलीजन के एंगल पे हम बीजेपी को नहीं हरा सकते, ये धर्म के नाम पे देश को बांटते हैं, अच्छी बात नहीं है, जात के नाम पे बांटना चाहिए। और तभी से फिर कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया जाने लगा। हाल ही में बिहार में भी नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे करवाया था। और कांग्रेस जो हिस्टोरिकली कास्ट सेंसस को अपोज करते आई है, वो पिछले कुछ सालों से कास्ट सेंसस की बहुत प्रोएक्टिवली मांग करने लगी। और जब कांग्रेस ने ये पत्ता खेला तो जो बीजेपी अपोज कर रही थी वो भी सपोर्ट करने लगे। कहने का मतलब अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपके विकास का एजेंडा नहीं है, इनके एजेंडा का विकास होना है। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट। जाति कभी नहीं जाती। भारत की राजनीति में जात पहली बार नहीं आ रही, ना आखिरी बार आ रही है। हजारों सालों से इंडियन सोसाइटी में कास्ट एक बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है। एग्जाम्पल दूं, रामायण में राम जब शबरी के झूठे बेर खाते हैं तो वो इतना सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि शबरी का किरदार एक जाति विशेष से आता है। फिर द्रोणाचार्य एकलव्य की कहानी कर्ण, ये किरदार भी आपको जाति की कहानी बताते हैं। सूत पुत्र होते हुए तुमने शस्त्र सीखने का साहस कैसे किया? और इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल आपको हर रिलीजन के स्क्रिप्चर में मिलेंगे। हिंदुओं की तो बात हो जाती है, पर भारत में मुसलमान भी जातियों में बटे हुए हैं। आज भी आने वाले टाइम में भी इंडियन सोसाइटी में कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। कहा जाता है पीपल डोंट कास्ट देयर वोट्स, दे वोट देयर कास्ट। कास्ट निकाल दो इलेक्शन में से, लोग परेशान हो जाएंगे। वोट किसको देना, काम पे वोट देना है।
और आजादी के 50 साल तक जो ज्यादातर आरक्षण की बात होती थी वो होती थी अनुसूचित जाति के लिए, SC/ST। पर इस बार का कास्ट सेंसस ज्यादातर हो रहा है OBC वोट्स के लिए। 2024 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी ने बहुत OBC वोट्स को खोया था और अब आने वाले बिहार इलेक्शन में ये चाहते हैं कि वो वोट कैप्चर किया जा सके। आगे जाके इसी टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन करना हो तो थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूं। पहला कास्ट सेंसस हुआ था 1881 में। फिर विलियम हंटर और महात्मा ज्योतिराम फूले ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का आइडिया दिया था 1 साल बाद। फिर जो पहला कास्ट सेंसस हुआ था वो हुआ था 1931 में। 1941 में एक और बार कास्ट सेंसस हुआ बट डेटा रिलीज नहीं किया गया। फिर अंग्रेज चले गए और उसके हर 10 साल बाद सेंसस होता रहा बट कास्ट सेंसस नहीं हुआ। और कास्ट के बेसिस पे बीच में SC/ST को रिजर्वेशन दे दिया गया। और फिर 1980 के अराउंड मंडल कमीशन बैठता है जो अदर बैकवर्ड कास्ट के रिजर्वेशन की बात करता है। वो कहते हैं कि जो OBC हैं वो 52% है और उनका रिजर्वेशन 27% के करीब होना चाहिए। और फिर हाल ही में 2019 में सरकार 10% आरक्षण देती है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। नाउ कमिंग बैक टू टुडे, 1931 के बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ, 2011 से तो जनरल सेंसस ही नहीं हुआ है। और अगर आप सोच रहे हो बहुत मुश्किल होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। सेम जो सेंसस वाले आएंगे वो आपसे कुछ डिटेल्स और मांग लेंगे। ये पॉलिटिकली बड़ा डिसीजन है। एडमिनिस्ट्रेटिवली पहले से प्रोविजंस दिए गए हैं कास्ट सेंसस करवाने के लिए। अब देखो कास्ट सेंसस तो आगे जाके होके रहेगा पर क्या कास्ट सेंसस होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जो चलती रहती है। लेट मी जस्ट रोप यू इन। 2 तरीके तुमको बताता हूं, 2 साइड्स बताता हूं। पहला तो ये कहता है कि भाई अभी भी एक बहुत ज्यादा बड़ा वर्ग है देश का, उसके फाइनेंशियल सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स बहुत पिछड़े हैं, उनको पता लगना चाहिए कि कहां है और उनको उतनी ही भागीदारी देनी चाहिए। कांशीराम ने कोट दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये कहता है कि अब क्या फायदा, बार बार लोगों को दिखाते रहोगे कि भाई वो पिछड़े हैं, जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह अगर आप उनको रिजर्वेशन दोगे तो जो दूसरा वर्ग है वो अपने आप में पीछे हट जाएगा। मतलब आप एक तरह से बैलेंस लाने के चक्कर में और उसको इम्बैलेंस ला दोगे। कि अगर आप चाहते हो कि आज कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो आज कास्ट के बेसिस पे पॉलिसी क्यों बनाना है। अब आपको सारी जानकारी पता है। क्या लगता है, क्या कास्ट सेंसस सही है, गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में #कास्ट सेंसस लिख के एक बार जरूर बताना। भाषा थोड़ी अच्छी रखना अपनी। SC/ST OBC ठीक है, BC MC नहीं होना चाहिए। 24 साल की मिशा अग्रवाल की मौत की खबर आती है। मिशा की फैमिली ने बताया कि वो अपने फॉलोअर काउंट के कम होने को लेकर परेशान थी और ये फॉलोअर काउंट का कम होना, लाइक्स, एंगेजमेंट का कम होना, इस स्ट्रेस में आकर उन्होंने एक कदम उठाया। उनकी जिंदगी के सिर्फ एक गोल था कि मुझे 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचना है, मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है, ये सब। एंड बिफोर आई से एनीथिंग आई न्यू मिशा। उसका कंटेंट, उसके जोक्स इतने स्मार्टली रिटन होते थे। कभी अगर आपके पास वक्त हो तो कंटेंट जाके देखना एक बार। जो लिखावट थी उसकी और जो उसकी डिलीवरी थी वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाती थी। और मैं यहाँ पे आके कोई मोरल या इमोशनल हाई ग्राउंड लेके नहीं कह सकता कि अरे ये गलत किया, इसको कुछ पता नहीं था, ये सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स होते हैं सब हवा की बातें होती हैं, इतनी सी छोटी बात पे इतना बड़ा कदम उठाना। आई कैन टेल यू अ क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव एंड डेफिनेटली अगर आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं तो आप इससे रिलेट करोगे। हर चीज आपके व्यूज, सब्सक्राइबर, फॉलोअर इससे ही रिलेटेड होती है, उसी से आपका काम चलता है। तो बहुत नेचुरल है उस चीज को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर होना। जब व्यूज कम होते हैं तो एक डर लगा रहता है, यार इररिलेवेंट तो नहीं हो जाएंगे। मैं एक बार उस फेज से गुजर चुका हूं तो मैं उस चीज को समझ सकता हूं क्या वो फीलिंग क्या होती है जब व्यूज और कॉन्फिडेंस और लाइक्स और अश्योरेंस बिल्कुल हैंड इन हैंड जाता है। क्योंकि अभी चल रहा है, नहीं चल रहा है, आगे जाके चलेगा या नहीं चलेगा, अनसर्टेनिटी बहुत होती है। अगर आपकी एक सैलरीड जॉब है तो इस बात से शायद आप रिलेट न कर पाओ कि जब जॉब में सिक्योरिटी नहीं होती तो करियर में इनसिक्योरिटी बहुत होती है। तभी जो पुराने क्रिएटर्स होते हैं ना, जो बहुत टाइम से इस फील्ड में हैं, आपको हमेशा यही एडवाइस करेंगे कि इस प्रोफेशन को कभी अपना फुल टाइम मत बनाओ, कभी भी सिर्फ इस पे डिपेंडेंट मत रहो, कुछ और भी काम साइड में करते रहो। अगर आप कर रहे हो तो कोशिश करो कि इसको ना छोड़ो। क्योंकि यार ये व्यूज, फॉलो, लाइक, सब्सक्राइबर्स, ये क्लाउड, ये हवा में आता है ना, हवा में चला जाता है। नेक्स्ट थिंग यू नो यू आर स्टैंडिंग एट 0। और तब आप जैसे हो, आपका मेंटल स्ट्रांगनेस कितना है वो वहां टेस्ट होता है। कार के पीछे लिखा था, एक बार पढ़ा था, स्टक विथ मी, जब चल रहा है तो शुक्र, जब नहीं चल रहा है तो सब्र। अगला बवाल तब हुआ जब बाबू भैया परेश रावल का लल्लन टॉप के साथ एक इंटरव्यू आया। इंटरव्यू में परेश रावल बताते हैं कि एक टाइम जब शूट के दौरान उनको चोट लग गई थी, वो अस्पताल में थे, तब अजय देवगन के पिताजी वीरू देवगन आके उनको अस्पताल में एक रेमेडी बताते हैं। वीरू देवगन साहब आए थे, मैं नानामटी में था, क्या हो गया तुझे? मैंने सर मैं गिर गया। मैं बोलूंगा वो करेगा। और वो बताते हैं कि थोड़ा पी लेना। क्या पी लेना? थोड़ा पी लेना। अरे पर क्या पी लेना? अरे हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला, पी लेना। जो खाता है नॉर्मल खाना, लेकिन फर्स्ट यूरिन सुबह उठ के पीना। ठीक है यार, मैं पीऊंगा, लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा। I'll sip it like a beer।
दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। अच्छा ये दवाई थी, मालिक दारू ही पी लेते इससे अच्छा। इसी पे लोगों ने कमेंट किया, चिराग लोखड़े बोलते हैं डोंट बी सरप्राइज इफ दे एडेड बेनिफिट्स ऑफ यूरिन इन एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक। अच्छा है मैं आईसीएसई से पढ़ा हूं, इसीलिए किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है। पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है। कोबरा पोस्ट हूँ, असली खुलासे तो अब हो रहे हैं। सारी जिंदगी दारू टोबैको नशे करो और फिर बीमार पड़ने पे मूत पीना शुरू कर दो। ये बाबूराव का स्टाइल है। ये वीडियो पाकिस्तानी ना देख लें वरना बहुत मजाक बनेगा। बन रहा है यूरिन का बड़ा गिलास 20 रुपए का। This marks the end of the trend. And you know, it's not the contract, but the terms and conditions which are interesting. जो पीना है वो ठीक है, पर कैसे? सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना। सुबह उठ के फर्स्ट थिंग पीना है। अरे ग्रीन टी थोड़ी है। I'll sip it like a beer. सिप सिप करके पीना। अरे यूराइन है, वाइन नहीं। एंड अगर आप ये सुन के एकदम बैम्बूजल हो गए हो, एंड दिस माइट कम एज अ डिस्गस्ट बट इट शुडंट कम एज अ सरप्राइज, क्योंकि टर्न्स आउट इट्स अ वेरी ओल्ड फॉर्मूला। हिंदी में इसको शिवाम्बू कहते हैं और अंग्रेजी में यूरियोफेजिया। बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं, एमएमए फाइटर हैं जिन्होंने ट्राई किया। इनफैक्ट पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी ट्राई करते थे। इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि यूरिन भी एक फ्लूइड ही होता है। दिन में आप जितना भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल लेते हैं, बॉडी को जितना यूज होता है वो लेती है, बाकी वेस्ट कर देती है। तो इन लोगों ने बोला कि वो वेस्ट रिसाइकिल भी तो किया जा सकता है। तुम्हें विटामिन ही तो चाहिए, तुम टैबलेट से लो या ड्रॉप से। मेरे पे गुस्सा मत करना, मैं बस बता रहा हूं। इट्स इक्वली अनकंफर्टेबल फॉर मी। और इससे पहले अब तुम बोलो कि भैया आयुर्वेद और प्राचीन पद्धति, तो भैया ये आर्टिकल है, जाके पढ़ लो। कम से कम डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस तो नहीं मानती कि इसका कोई भी ऐसा फायदा होता है। हाँ, अगर अपना ही डिस्चार्ज रिचार्ज करते रहोगे तो उसके नुकसान बहुत हैं। क्या नुकसान है इफ यू आस्क? तो भाई कोई नुकसान नहीं है, तुम पी लो, तुम पियो, कोई दिक्कत किस। ये मेडिकल साइंस है, इनको कुछ नहीं पता, तुम पियो, क्योंकि जो बीमारी के तुम शिकार हो वैसे भी मेडिकल साइंस वो क्योर नहीं कर पाएगी। तुम पियो। और अब देखते हैं इस हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट। आगे बढ़ने से पहले अपना एक बार बटुआ खोलो, क्या क्या है उसमें तुम्हारे? मेरे में तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, संजय इलेक्ट्रॉनिक्स, चाबी है, खुले भी नहीं है। हेलो स्पॉन्सर। खैर, अगर तुम अपने बटुए में आधार कार्ड, पैन कार्ड लिए घूम रहे हो तो सरकार ने इस हफ्ते क्लैरिफाई किया है कि ये आम आदमी का अधिकार तो है, पर उसकी नागरिकता का सबूत नहीं है। मतलब सरकार के अकॉर्डिंग आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स आपकी सिर्फ आइडेंटिटी बताते हैं, आपकी सिटीजनशिप प्रूफ नहीं करते। तो सिटीजनशिप के लिए वैलिड प्रूफ क्या है? वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट या मूल निवास प्रमाण पत्र। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जब भी कोई इलीगल इमिग्रेंट पकड़ने के लिए ड्राइव चली है, जब पूछताछ हुई है, तो बाहर की घुसपैठियों के पास भी आधार कार्ड निकले। ठीक है, आपने बोला, हमने माना, पर अगर एफआईआर ना करो तो बस इतना पूछना चाहूंगा कि अगर ये हमारी नागरिकता का सबूत नहीं है तो लाइन में खड़े होके फिंगरप्रिंट स्कैन करवा के हमसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करवा रहे थे। कह रहे सिटीजनशिप का नहीं, आइडेंटिटी का प्रूफ। सर आइडेंटिटी नहीं, आप आइडेंटिटी क्राइसिस दे रहे हैं। भैया हमारा राशन कार्ड, ये तो नहीं मानेंगे। एक काम करो, आम आदमी का अधिकार लो, लाइन में लोगो जाओ। हाँ सर, ये लाइन में लग के आधार कार्ड बनवा लिया, आधार बनवा लिया, पैन कार्ड है तुम्हारे पास, लाइन में लग के आता हूं। सर पैन कार्ड भी बनवा लिया, अब एक काम करो, उसको लिंक कर दो। क्यों ऐसी? ठीक है सर, आधार पैन लिंक करवा दिया, केवाईसी भी करवा दी। अब बताओ तुम देश के नागरिक हो कि नहीं? पर देश के नागरिक तुम लग नहीं रहे। क्या मतलब नागरिक ले? और क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा करो, दादा की शादी का सर्टिफिकेट और नाना की वो धुन्नी खुजाते हुए बचपन वाली फोटो लेके आओ। अच्छा, क्या आपके पास नौकरी है? नहीं, और दो मोदी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर आपके पास नौकरी है तो बधाई हो, और आजकल बहुत लोगों की तरह आप नौकरी छोड़ के एक नया स्टार्टअप खोलना चाहते हो, आपको भी लगता है पियर है। तो अगली न्यूज सुन लो एक बार, शायद थोड़ा प्लान पोस्टपोन हो जाए। एक रिपोर्ट ने बताया कि इस साल यानी कि 2025 में स्टार्टअप शटडाउन 12 गुना बढ़ गए हैं। आज से तो विस्की है। देखो, ये तो सब बता देते हैं कि बहुत सारी कंपनी खुल रही हैं, हम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहे हैं, पर कंपनी खुलने के बाद बंद कितनी हो गई हैं? ये पूछा कभी? एक डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है ट्रैक्सन। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में पिछले 2 सालों में खुलने के बाद 28,000 स्टार्टअप बंद हो गए हैं। ये उससे पहले वाले टाइम से 12 गुना ज्यादा है। और ऑलमोस्ट सारे सेक्टर के, चाहे वो एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, फिनटेक हो, और एडटेक का हाल क्या है वो तो आपको पता ही है। इतने सारे स्टार्टअप्स का फेलियर का कारण समझना उतना मुश्किल नहीं है। इसके मेजर 2 रीजंस हैं और दोनों एक ही हैं। बताता हूं। देखो, 2 तरह के स्टार्टअप होते हैं। एक तो वो स्टार्टअप होता है जिसका आइडिया अच्छा होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, मार्केट प्रोडक्ट फिट अच्छा होता है, उनके फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं, बूटस्ट्रैप्ड होते हैं।
दूसरे वो होते हैं जो बस एक कुछ ट्राई कर रहे होते हैं, फिर वो फंडिंग उठाते हैं मार्केट से। अब हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स ने ये नए नवेले स्टार्टअप्स को दाएं बाएं फंडिंग देना बंद कर दिया है। अगर समय रेखा में थोड़ा पीछे जाओ तो हुआ क्या था कि कोविड के टाइम पे मार्केट डिसरप्ट हो गया था। बहुत सारी नई नई कंपनी खुली थी और बिना प्रोडक्ट मार्केट फिट के बड़ी बड़ी वैल्यूएशन पे बहुत मोटा पैसा उठाया था और इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया भी था। 1 CR for 0.5% इक्विटी इन प्रीमियम ऑर्गेनिक माउथ फ्रेशनर, सुपारी बेच रहे थे। फिर जब इन्वेस्टर्स का पैसा आ गया तो कई सारे स्टार्टअप्स ने ग्रोथ के चक्कर में बहुत कैश बर्न किया। कस्टमर एक्विजिशन के चक्कर में बस पैसा बहाया इन लोगों ने, प्रॉफिट फाइनेंशियल जाए गुइयां के खेत में। और ऐसे ही बहुत सारी कंपनी ने अपना रनवे खत्म कर दिया। ये फंडिंग, प्रोडक्ट मार्केट फिट, रनवे, शार्क टैंक देखते हो, इतना तो समझ ही गए होगे। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। इसीलिए अब इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टिंग पैटर्न भी चेंज कर दिए हैं। अब वो एक्वायर नहीं करते, अब पार्टनरशिप, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर वगैरह होते हैं। By the way, Sharks, I am also working on a sustainable, bendable, premium quality mobile accessory. 150 मैडम 100 में ले जाओ। अच्छा, हम लोग ना संडे शो की रिसर्च के दौरान बहुत सारे अखबार पढ़ते हैं और उसमें कभी कभी कुछ ऐसे आर्टिकल निकलते हैं जो मुझे लगता है यार आप लोगों के साथ शेयर किया जाना चाहिए। और हिंदू का 1 तारीख का टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट, ये आर्टिकल मुझे बहुत इंसाइटफुल लगा। टाइटल है, इज नेचुरल हाइड्रोजन द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। कई बार कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल भाई पास्ट हो चुके हैं और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये जो ईवी है, ये एक ट्रांजिशन एनर्जी है, फ्यूचर हाइड्रोजन है। और इसमें यही बताया गया है कि क्या आने वाले टाइम में हमारी जो एनर्जी नीड है वो हाइड्रोजन से पूरी हो सकती है। अभी के टाइम पे जो थोड़ी सी मात्रा में भी जो वर्ल्ड ओवर नेचुरल हाइड्रोजन यूज होता है वो सरपेंटाइजेशन नाम की एक प्रोसेस से होता है, वेयर वाटर रिएक्ट्स विद आयरन कंटेनिंग रॉक्स। पर एक इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ 1987 में। हुआ क्या कि माली में कुछ लोग पानी के लिए बोर कर रहे थे और जब 100 मीटर उन्होंने बोर कर दिया, पानी वानी कुछ मिला नहीं वहां पर। फिर एक वहां का वर्कर था, वो एक सिगरेट जलाता है और सिगरेट जलाता है, देखता है जगह जगह आग फैल गई, पर आग में से कोई धुआं नहीं निकल रहा और वो दिनों तक जलती रही। तब पता चला कि नीचे वहां पर हाइड्रोजन मौजूद था। और फिर साइंटिस्ट को पता चला कि हाइड्रोजन सिर्फ एक प्रोसेस से नहीं पाया जाता है, ये रेडियोलिसिस के थ्रू अर्थ के क्रस्ट में भी कई जगह मौजूद है। और बहुत जगह रिसर्च चल रही है आज की डेट में, स्पेन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, अल्बानिया, कनाडा, इवन इंडिया, कई जगह यहां पर भी धरती में हाइड्रोजन ढूंढा जा रहा है। इनफैक्ट 2022 में एक यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आई थी जिसने बताया था कि अभी के टाइम पे अनुमानित है कि जितना हाइड्रोजन अर्थ में मौजूद है उसका अगर 2% भी हमने कमर्शियली यूज कर लिया तो अगले 200 साल तक के लिए हमारी एनर्जी नीड्स पूरी हो सकती हैं। इसलिए आज के टाइम पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग उठाकर दुनिया भर में एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहां से हाइड्रोजन लिया जा सकता है। एंड विथ माई वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, आप अगर टेक में थोड़े ज्यादा माहिर हो तो बिल्कुल इसको टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि एक बार रिजर्व्स मिल गए और हमने उसको एक्सट्रैक्ट करने का एक चीपर ऑल्टरनेटिव देख लिया तो आगे जाके क्लाइमेट चेंज की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, लैंड जिहाद, लव जिहाद, शरबत जिहाद के बाद एक नया जिहाद मार्केट में आया है, कोर्ट जिहाद। मुसलमान भाइयों सलाम। अगली न्यूज आपके लिए, बोलो इरशाद। अरे बोलो। एक केस की सुनवाई करते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शरिया कोर्ट या कोर्ट ऑफ काजी, इनका डिसीजन लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। दरअसल हुआ क्या था कि एक खातून का उनके शौहर के साथ तलाक हो गया था शरिया कोर्ट में रजामंदी से। खातून ने मेंटेनेंस मांगा, शौहर ने मना कर दिया। फिर वो कोर्ट गई, वहां बात नहीं बनी, हाई कोर्ट गई, वहां बात नहीं बनी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई महिला को मेंटेनेंस तो मिलना ही चाहिए। और दूसरा ही जो शरिया कोर्ट में डिसीजन लिया गया है, अगर महिला उससे राजी नहीं है तो वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। हाँ, चाहे तो आप अपने लोकल कोर्ट, काजी, पंडित, मौलवी से अपना तलाक का हिसाब कर लो, आपस में रजामंदी ठीक है, बाइंडिंग है, पर बाद में अगर कोई पार्टी मुकर जाती है तो याद रखना ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। चलो, अगर आप एक इंजीनियर हैं तो ध्यान से सुनना, अगली खबर आपके लिए है मध्य प्रदेश से। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट ने बताया है कि मध्य प्रदेश में पिछले 9 सालों में 150 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ताला लग गया है, जिसमें से 60 से ज्यादा कॉलेजेस तो सिर्फ राजधानी भोपाल में थे। जहां 9 साल पहले राज्य में 300 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, अब ये नंबर आधे से कम रह गया है। जहां पहले 95,000 के करीब सीटें हुआ करती थी, वो भी अब घटकर 70,000 पर आ गई हैं। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने की कोशिश हो रही है। किसी कॉलेज को नर्सिंग होम बनाया जा रहा है, किसी को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, कोई कॉलेज अब मैरिज गार्डन है और कोई रिजॉर्ट। पहले विद्यार्थी आते थे, अब विधायक आएंगे। अभी इतने सारे कॉलेजेस बंद क्यों हुए? अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो भैया वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। कितने सालों से किराने की दुकान से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले जा रहे थे, जो एजुकेशन देने का इंस्टीट्यूट नहीं, सर्टिफिकेट देने का बिजनेस बन गए थे बस। और ये तो सिर्फ एक स्टेट का हाल है। इतने सारे राज्यों में आज इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हैं जिनका रियल लाइफ में कोई सेंस नहीं बनता। वो इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स तो छोड़ो, उनका करिकुलम इतना पुराना है कि इंटेल डुअल कोर जवान लगे। और अगर आपको आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है तो एक लिटमस टेस्ट ले लो। एम्प्लॉयमेंट बाद में, पहले पूछो क्या आपका कॉलेज आपको एम्प्लॉयबिलिटी दे पाएगा।
क्योंकि आज के टाइम पे 80% से ज्यादा इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल हो गए हैं। 4 साल पहले की रिपोर्ट है कि 95% कोड नहीं कर पाते थे और अब तो एआई आ गया है तो बच्चे 5% भी गए। बट शायद बीच में ही जनता को समझ में आ गया था कि ये कॉलेज बस नाम के खुले हैं, ये पढ़ाई शिक्षा नहीं दे पाएंगे। एमपी का यूथ एस्पिरेशनल है, डिल्यूजनल नहीं। पोहा पगलू समझ रखा है क्या? लिटमस टेस्ट से याद आया, एक और लिटमस टेस्ट होता है अमीरी का। अपना आदमी कितना भी चिंदी हो, कितना भी कंजूस हो, एक ऐसी ओकेजन होती है जहां वो औकात से ज्यादा ही खर्च करता है। अबे शादियों पे सब लोग बहुत खर्चा करते हैं, पर कितना? संडे शो पे आयो बताता हूं। वेडिंग वायर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने देश भर के 1,500 रिसेंटली मैरिड कपल्स का सर्वे किया और एक अनुमान लगाया कि भारत में शादी कब होती हैं, कहां होती हैं, कितने खर्चे में होती हैं। अगर कब की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा शादी दिसंबर से लेके फरवरी के बीच में 1/3 शादियां होती हैं और उसमें भी फरवरी महीने में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। अमूमन कितना खर्चा होता है? इस रिपोर्ट में बताया है कि ऑन एन एवरेज एक भारतीय शादी में 30 लाख रुपए के करीब खर्चा हो जाता है, जो मुझे लगता है कि एक अर्बन मिडिल क्लास फिनोमिनन है, क्योंकि गांव की शादियां और सस्ते में हो जाती हैं, उनमें तो सामूहिक विवाह भी होते हैं। और शादी में सबसे ज्यादा खर्चा होता है वेडिंग वेन्यू पे। ऑन एन एवरेज 6 लाख रुपए वेन्यू पे खर्च हो जाते हैं। होता ही है, होटल बुक करो, मंडप बुक करो, गार्डन बुक करो, ये बुक करो, वो बुक करो। मैं क्यों इरिटेट हो रहा हूं यार, मेरे को गोलगप्पे खाने से मतलब। सबसे ज्यादा फैक्टर क्या कंसिडर किए जाते हैं? एक तो वेन्यू की कॉस्ट, फिर कैपेसिटी कितनी, फिर और कुछ फैक्टर होते हैं। अगर आपने शादी किया तो आपको पता होगा कि भैया वेन्यू कैसा है, जाने में तो आसान है, फोटो वोटो अच्छी आएंगी कि नहीं, केटरिंग वेन्यू पे ही हो जाएगी, ये सब चीजें कंसिडर करते हैं। और पहले से तो था ही, अंबानी की शादी के बाद तो और ये शादी में कितना खर्चा किया एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग अब शादियों पे और ज्यादा खर्च करने लगे हैं। पता है कितना? आज इंडियन वेडिंग 100 से लेके 130 बिलियन डॉलर तक की इंडस्ट्री है। दुनिया में किसी भी देश के लोग अपनी शादियों पे इतना खर्चा नहीं करते। अच्छा है यार, सब साथ में मिलते हैं, संगीत होता है, दुल्हन की बहन नाचती है। नेक्स्ट न्यूज। अच्छा, अगली खबर क्लाइमेट से रिलेटेड है, सुन लो, स्किप मत करना, बाद में गर्मी को गाली देते घूमोगे। हम लोग कई बार बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, आंधी तूफान आ रहे हैं, पहाड़ों पे बर्फ पिघल रही है, बट वन ऑफन ओवरलुक्ड एरिया इज द ओशंस। समुद्र में कितनी बर्बादी हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जो कोरल रीफ्स होती हैं समुद्र की, वो बहुत डैमेज हो चुकी है। साइंटिस्ट का कहना है कि दुनिया भर में मास कोरल ब्लीचिंग चल रही है, जिसने ऑलरेडी 84% कोरल रीफ्स को डैमेज कर दिया है। एंड मेक नो मिस्टेक, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोरल ब्लीचिंग इवेंट चल रहा है। देखो, कोरल रीफ्स ना एक तरह से समुद्र का खेत होते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये जो समुद्र के अंदर के कोरल रीफ्स होते हैं अपने अंदर का एल्गे छोड़ देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, और इससे जो ओशन बेड होता है उसको बहुत डैमेज होता है। इकोसिस्टम है ना, छोटे छोटे फ्लोरा फौना, उनको छोटी मछली खाएंगी, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, बड़ी मछली को इंसान खाएगा, फिर उससे पूरा इकोसिस्टम चलता है। समुद्र कितना खराब हो रहा है, समुद्र कितना पॉल्यूट हो रहा है, एक्वेटिक लाइफ कितनी डैमेज हो रही है, ये इसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं होती। हिंदी में कहते हैं जीवो जीवस्य जीवनम। आज भी दुनिया के लगभग 1-2 अरब लोग डायरेक्टली समुद्र पर डिपेंडेंट हैं। अगर समुद्र खराब होगा तो क्लाइमेट का तो दिमाग खराब हो ही जाएगा, उसके अलावा एक्वेटिक लाइफ जाएगी, कितने लोगों की जीवनी जाएगी, कितने लोगों का खाना पीना, फूड सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी सब चला जाएगा। अगर समुद्र बर्बाद हुआ तो अरबों लोगों को ले डूबेगा। दी आयरनी। लास्ट वन इज एन इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल न्यूज। हाल ही में कनाडा में इलेक्शंस हुए जहां लिबरल पार्टी जीत गई और नए प्राइम मिनिस्टर बने वहां के मार्क कार्नी। कि ये आदमी अपनी वजह से नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जीता। बताता हूं कैसे। अगर आप संडे शो बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि काफी टाइम से कनाडा में एक बड़ी पॉलिटिकल शिफ्ट चल रहा था। जस्टिन ट्रूडो हाल ही में रिजाइन कर गए थे क्योंकि इनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज अच्छी नहीं थी। उन्होंने रिजाइन किया था और ये माना जा रहा था कि बहुत टाइम तक कि भाई अब अगली जो सरकार बनेगी वो वहां पे कंजर्वेटिव्स की ही बनेगी। ये भाई साहब थे जिनको पता था कि ये अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो अगर आप ये वाला ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा 2022 से लेके इस साल के जनवरी तक क्लियर था कि कंजर्वेटिव ही जीतेंगे। 45% लोग उनको ही वोट देने वाले थे। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में पावर में आते हैं और वो वहां पे टैरिफ्स लगाना शुरू करते हैं। बोलते हैं कि नहीं नहीं, कनाडा को तो हम अमेरिका का पार्ट बना लेंगे, ये वो कैनेडियंस का ईगो हर्ट कर देते हैं। और फिर जो लिबरल पार्टी के लीडर थे कार्नी भाई साहब, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और भाई हफ्तों के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी का वोटिंग शेयर नीचे चला गया और लिबरल पार्टी का ऊपर चला गया, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। मतलब दोलन भैया ने वर्ल्ड की इकोनॉमी नहीं, कनाडा की पॉलिटिक्स भी चेंज कर दी। रातों रात इलेक्शन के रिजल्ट बदल दिए सिर्फ अपनी स्पीच से।
इस हफ्ते एक गुजराती एक्टर की वीडियो वायरल हुई जिसमें वो खाना खा रहे थे। अबे FIR करवाएगा क्या? सॉरी। नाम है हितेश ठक्कर। ये सूरत एयरपोर्ट पर अखबार बिछाकर सपरिवार खाना खा रहे थे और वो कुछ नहीं, वीडियो बना के फिर फ्लेक्स कर रहे हैं कि देखो हम एयरपोर्ट पे जमीन पे खाना खा के कितनी अपनी संस्कृति सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाला जोड़े होय एमनी कंपनी होय પછી તો જોવાનું શું હું જઈ રહ્યો છું બેંકોક। एक सेकंड, के जावे छू बैंकॉक? अब नहीं आ रही संस्कृति, समझ में नहीं आ रहा इशू क्या है, सिविक सेंस ना होना या सिविक सेंस ना होने का घमंड होना। मोटा भाई एयरपोर्ट छे, तुम्हारू आंगन નથી बरोबर। इतनी आती मुझे गुजराती। कहने का मतलब ये कि घर और पब्लिक प्लेस में डिफरेंस होता है, एटिकेट्स होते हैं कुछ जो यहाँ अप्लाई नहीं होते। जैसे आप घर की छत पे फ्लाइट लैंड नहीं कर सकते, वैसे ही आप वेटिंग एरिया को डाइनिंग एरिया क्यों समझ रहे हो? आजकल सोशल मीडिया पर एक शो की क्लिप्स बड़ी वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि होस्ट फीमेल पार्टिसिपेंट्स को, हाउ डू आई से दिस, अपने अंतर्वस्त्र त्यागने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ये जितना सुनने में कंफर्टेबल लगा ना, देखने में उतना ही अनकंफर्टेबल है। क्या बात है कहना, व्हाट अ स्पोर्ट यू आर। व्हाट अ स्पोर्ट यू आर। अच्छा ये स्पोर्ट है, कौन सा स्पोर्ट है ये? नग्न प्रीमियर लीग है ना? और इस कामसूत्रा मेरी नागिन। सर एक्चुअली सर 2-3 पोजीशंस आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो सर। उसके बारे में कौन कौन सी पोजीशन मालूम है तुम्हें? कौन कौन सी पोजीशंस? बहुत पोजीशंस होती हैं, मतलब जितने आपको वोट्स मिले ना उससे ज्यादा होती हैं। क्या टाइम आ गया है, अपने टाइम पे स्प्लिट्सविला भी मम्मी से छुप के देखना पड़ता था, यहाँ खुले में डैडी दिखाए जा रहे हैं। और अब पूछना मत कि कहां, क्योंकि जिस ऐप पर ये आता है उसका बाकी कंटेंट देख लिया तो ये सत्संग लगेगा आपको। और तुम लेटेंट के दुश्मन, अब नहीं हो रही तुम्हारी संस्कृति खराब। क्या चल रहा है ये? ना कंटेंट बनाने वालों पे रोक है, ना कंटेंट देखने वालों पे रोक है। एंड मेक नो मिस्टेक, ये कोई रियलिटी टीवी, ये कोई कंटेंट नहीं है, ये खुले में सॉफ्ट पॉर्न दिखा रहे हैं। और ये इससे भी ज्यादा गिरेगा, चलता रहेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कोई सरकार से सवाल ना पूछ ले इसमें। बट कहीं तो इस देश में स्विफ्ट प्रोग्रेस हुई जब लोगों ने पॉइंट आउट किया, सोशल मीडिया पर कॉल आउट किया, वुमेन कमीशन ने नोटिस भेजा, तब जाके प्लेटफॉर्म ने इस घटिया शो को बंद किया। ये डर मुझे अल्लाह के अलावा किसी चीज से नहीं लगता। मैं उस दिन पैदा ही नहीं हुआ जिस दिन डर का कोई नाम था। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। अस्तगफिरुल्लाह। जैसा ये शो है अजाज भाई, आपका अल्लाह से डरना बनता भी है। ये वीडियो वायरल हुई कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया की, जो एक मंच पर एक ASP को इसलिए थप्पड़ मारने की धमकी दे रहे थे क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी के कुछ लोगों ने काले झंडे दिखा दिए थे। एक और वीडियो देखो। ये वीडियो है हरियाणा के सिरसा से, जहां DSP जितेंद्र राणा को सिर्फ इसलिए एक अपॉलॉजी वीडियो इशू करनी पड़ी क्योंकि एक प्रोग्राम के दौरान वो एक BJP लीडर को VVIP एरिया में नहीं जाने दिए। जितेंद्र राणा DSP जी, जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया, मैं जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। एंड ऑल पार्टीज नो वन स्पेयर्ड। आपको याद हो कुछ ही टाइम पहले होली का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां तेजू भैया एक सिपाही को कह रहे थे नाच के दिखाओ वरना सस्पेंड किए जाओगे। सिपाही दीपक, आज ने थुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा मत मानो, होली है। ठुमका नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। और अगर आपको इसमें कुछ भी शॉकिंग लग रहा है तो भैया थोड़ा असलियत में वापस आ जाओ। हमारे देश का सिस्टम ऐसा ही है, खाकी नेहरू जैकेट को पावर नहीं दिखा पाती। जो संसद में, विधानसभा में बैठा नेता बोलेगा इनको करना पड़ेगा, इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर स्टैंड ले लिया तो वही सस्पेंड, इंक्वायरी और ट्रांसफर। रियल लाइफ में होगा बाजीराव सिंघम, रियल लाइफ में जयकांत चिगरे कहता है आइचा गावत। पुलिस स्टेशन कम, शमशान ज्यादा लगेगा अभी के अभी। इनसे मिलिए, ये हैं अमित भडाना, वो वाला नहीं। आजकल इंटरनेट पर बड़े छाए हुए हैं क्योंकि ये हाई एंड गाड़ियों में जाके दूध बेचते हैं। दरअसल फरीदाबाद के निवासी हैं, दूध दही बेचने का इनका पुश्तैनी काम था, लेकिन ये बैंक में नौकरी किया करते थे पर हाई एंड गाड़ियों का शौक था, तो इन्होंने प्राइवेट जॉब और फैमिली बिजनेस को मर्ज किया और ये हाई एंड गाड़ियों पे ही दूध बेचने लगे। भाई वीडियोस वायरल होती है, बंदा हार्ली डेविडसन ऑडी में दूध बेचने निकलता है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, दूध बेचने वाला हार्ली से आएगा और लेने वाला स्प्लेंडर नहीं ले पाएगा। वाह क्या सीन है। इंडिया में हीट वेव से पहले शादियों में ईट वेव चल रहा है, जिसको देखो या तो शादी में जा रहा है, या तो आ रहा है, या तो बस करना चाह रहा है।
पहली खबर सुनो दिल्ली से। यहां पर एक दूल्हे ने अपनी शादी कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि डीजे ने एक तरफा आशिकों का नेशनल एंथम बजा दिया। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्रों का जुबां पे सवार। मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। सॉरी। हाँ, एक दूल्हे ने शादी के दिन अपनी शादी कैंसिल कर दी क्योंकि चन्ना मेरेया से उसको अपनी एक्स से याद आ गई, जिसके साथ उसने कभी क्योंकि तुम ही हो सुना होगा। एक तो अरिजीत सिंह ने हर सिचुएशन पे एक गाना गा रखा है। आशिकों की LIC की तरह है ये, रिलेशनशिप के साथ भी, रिलेशनशिप के बाद भी। अगर भैया एक्स फिर भी मना कर दे तो गाएगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। गाना क्यों नहीं आता मुझे। अच्छा, शादियों की बात चली रही है तो आपको पता होगा कि इंडियन वेडिंग्स में गेस्ट आशीर्वाद देने कम, खाने का रिव्यू देने ज्यादा आते हैं। कई बार न्यूज सुनी है कि रसगुल्ले के पीछे शादियां और हड्डियां दोनों टूटी हैं। अब अगली खबर सुनो यूपी के हमीरपुर से। यहां पर एक युवक को शादी के खाने में पनीर नहीं मिला तो उसको बुरा लगा, उसने शिकायत की और शिकायत करने पर दुल्हन के पिताजी ने इसकी पिटाई कर दी। तो उसको लगा उसकी बहुत बेइज्जती हो गई और बस ही चढ़ा दी उसने मंडप पे। हाँ भाई, बस ही चढ़ा दी उसने मंडप पे। मकसद तो पूरा नहीं हुआ पर लड़के के पिता, लड़की के चाचा और एक आध दो और बाराती घराती घायल हो गए। और मजे की बात यह है कि बस चढ़ाने के बावजूद ट्रेन नहीं रुकी, सुबह तक शादी संपन्न हुई। विदाई भी इसी बस में कर देना। अच्छा, शादी में हर दूल्हा अपने आप को शाहरुख और हर दुल्हन अपने आप को काजोल समझती है, पर दिलवाले दुल्हनियां तभी ले जाएंगे ना जब सही लोकेशन पे आएंगे। केरला में एक युवक शादी करने तो निकला पर गलत मंडप पे पहुंच गया। केरला सर 100% लिटरेसी सर। हाँ, तिरुवनंतपुरम से निकली बारात महाविष्णु मंदिर जानी थी लेकिन 70 किलोमीटर दूर शिव मंदिर पहुंच गई क्योंकि दूल्हे ने वेन्यू की लोकेशन ही गलत डाल दी थी। उबर में काम करता था क्या? अच्छा, आपने अंधा प्यार सुना होगा, अब इल्लीगल सुनो। खबर आई है कि एक पिकाचू पीका पीका करके अध्यापिका ले गया। सूरत में खबर फैली कि एक 23 साल की टीचर अपने 13 साल के स्टूडेंट के साथ भाग गई। बाद में जब पुलिस ने मोहतरमा को धरा तब पता चला कि ये बच्चे को लेके इसलिए भागी है क्योंकि ये बच्चे के बच्चे की मां बनने वाली है। ये क्या बक रहे हो? ये देखने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया? भाई, शॉकिंग बात तो ये है कि लड़के की एज से ज्यादा लड़का लड़की का एज डिफरेंस है। और तुम हंसो मत यहाँ पे, लड़की बालिक और लड़का माइनर है तो तुम्हें हंसी आ रही है। एक बार जेंडर रिवर्स करके देखो, देश का मुद्दा बन जाना था। अरे मैंने क्या किया यार। जबलपुर में एक बड़ी चोरी की खबर सामने आई है। यहां कुछ चोरों ने घात लगाकर चुराया गोल्ड नहीं, गाड़ी नहीं यार, गिटार नहीं, गुटके के पैकेट। बोलो जुबान केसरी। हाँ, कुछ गुटके और रसगुल्ले की पीस की चोरी की FIR लिखाई गई है जिसकी कुल कीमत थी 165 रुपए। 165 रुपए की FIR कौन लिखाता है यार? इतना तो कोई खाते में नहीं लिखता। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। जिन दो चोरों का नाम लिया गया, आई एम प्रीटी श्योर उनको भी नहीं पता होगा। पहले को लगा होगा इसने पेटीएम कर दिया, दूसरे को लगा इसने कर दिया होगा। यू नो हाउ बॉयज आर। अब देखते हैं इस हफ्ते के कुछ सबसे ज्यादा फेमस, वायरल और पसंद किए जाने वाले मीम। किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि 17 बीजेपी सपोर्टर्स टू मोदी जी आफ्टर कास्ट सेंसस। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। एक दिन बता दूंगा मैं, KTM लेके घूरूंगा तुम्हारे सामने। तुमने मुझे धोखा दिया ना, दिखा दूंगा। हम बेवफा नहीं, वफा है, वफा। बोलने दो, तकलीफ हुआ है बेचारे। अरे मोदी जी हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। ओ नो रिवर्स। शी आफ्टर हियरिंग हर बॉयफ्रेंड वाज हर्ट बाय पाकिस्तान। Roma la capitale d'Italia e vi dico di più, Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea e voglio portare questa rivendicazione nel Parlamento। राजमाता मेलोनी देवी की क्या बोला घंटा कुछ समझ में नहीं आया, बट कुछ तो तगड़ा बोला है। दिस इज वेरी समझ कुछ नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लगा। साहब और दो ना, ये तो 1 ही रुपया है। अरे भगवान ने 2 हाथ पैर दिए तो भी क्यों मांग रहे हो? कुछ टैलेंट दिखाओ, कुछ मेहनत करो, तभी तो लोग जाके पैसे देंगे। अमेरिका के भिखारी देखें, जो टैलेंट होता है ना, जो स्किल्स जो वो लोग दिखाते ऐसे ही वो। I want to break free। लाभ है 1000 रुपए। भाई 10 रुपए ही है।
चलो डॉलर निकालो अब। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? मी शेयरिंग माई पॉलिटिकल व्यूज विद माई फादर। पापा बात राजनीति की नहीं है, बात सुरक्षा की है। लोग घूमने जा रहे हैं कश्मीर, अब लोग घूमने भी ना जाए अपनी कंट्री में। हम लोग टैक्स काहे के लिए भरते हैं? हम लोग टैक्स इसलिए भरते हैं ताकि गवर्नमेंट हमारी सुरक्षा करे। तो मोदी जी की भी कहीं ना कहीं गलती है पापा, मोदी जी को अपनी गलती माननी पड़ेगी। तो I won against my father in this debate tomorrow until he asked me पढ़ाई कैसी चल रही है। अरे यार ये वाला कार्ड नहीं निकालना है यार पापा। मोदी जी इज द टेलर स्विफ्ट ऑफ मिडिल एज मैन। भाई सब्जी कौन सी है? आलू खाता हूं भाई, गरीब हूं। गरीब नहीं हो पर तुम बंगाली हो। भाई बंगाली हर चीज में आलू डाल देते हैं। ये दो बैठे हुए हैं, इनसे कुछ भी मंगाओ ये आलू डाल देते हैं। बिरयानी मंगाओ उसमें आलू, दाल मंगाओ उसमें आलू, रोटी मंगाओ तो उसमें भी आलू डाल के पराठा। मतलब आलू पराठा नहीं खाते आप? क्या खाते? तुम हर चीज में आलू क्यों डालते हो पहले बताओ? खाना खराब होता है आप क्या? आप लोग खा नहीं पाते वो अलग बात। हम लोग खा नहीं पाते आलू तो बनता है आलू क्या? तो आलू ही है दुनिया, मतलब पूरा भारत मसाले पे टिका है। तुम हर चीज में आलू क्यों डाल दे रहे हो? मसाला भी डालते हैं। आलू टेस्ट ज्यादा देता है ना। आलू टेस्ट डालता है भाई। बंगाली मच्छी के नाम पे जब भरतपाल तुम्हें बदनाम है, आलू है इनका नशा। छोटा मुल्क हो बड़ा मुल्क हो, न्यूक्लियर है, इसको समझने की कोशिश करनी है। अच्छा यार ये रोहित शर्मा खरबूजे का मुंह लेकर हंसता रहेगा तो मैं खरबूजे का मुंह लेकर हंस रहा है। अरे उसके रोहित शर्मा को उसका एक्सप्रेशन फिर बदल गया। खरबूजा कैसे बोल दिया? तरबूज लगता हूं मैं। What's more hilarious than he started defending himself? शर्मा says, या मैं कुछ बोल रहा हूं as if he's having friends discussion। यार मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, मेरे को क्यों तोड़ा? वॉर शुरू होने से पहले ही रोहित शर्मा शहीद हो गया। ये पूरे इंडियंस भी तारीफ कर रहे हैं कि हाँ भाई पेलो इसको। अल्लाह भरोसे चल रहा होता तो पाकिस्तान जैसा होता ना। ये अल्लाह भरोसे ही देश चल रहा है। नहीं इसमें सरकार है ही नहीं कहीं। आपने सही कहा। डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हेन यू सेड मोहतरमा मेधा रिपोर्ट्स जिस न्यूज। भगवान भरोसे भी सेम हाल है। क्या अल्लाह भरोसे नहीं है, भगवान भरोसे है, पर व्हाट्स द डिफरेंस? इंशाल्लाह मोहतरमा मौज कर दी ठोको ताली। ये कैसा, ये बिल्कुल मतलब सेक्युलर कॉम्प्लीमेंट है कि इंशाल्लाह भी लिखा है, मोहतरमा भी लिखा है, और जैसे लिखा है ऐसा लग रहा है सिद्धू बाजी बोल रहे हैं। पाकिस्तान लॉन्चेस मिसाइल टुवर्ड्स इंडिया। 3, 2, 1, 0। हम लोग हंस हंस के मर जाते हैं, तुम लोग शर्म से क्यों नहीं मर जाते? जरूरत ही नहीं पड़ेगी न्यूक्लियर मिसाइल की। प्लीज डोंट स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट अ मिसाइल, इट्स देयर मून मिशन। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक सर, माय मिस्टेक। मार्क माय वर्ड्स, दीज मीम्स आर गोना स्टॉप द वॉर। काश भाई। टेक्नोलॉजी अलर्ट अलर्ट, दुश्मनों ने हवाई कौन छोड़ा है। साला आज सुबह से पाकिस्तान की फीड में घूम रहा हूं। ये तो बहुत हो गया यार, जब से ये इंडिया पाकिस्तान का क्रेज पता नहीं चला है भाई। पता नहीं क्यों लोग ऐसा लग रहा है कि वीपीएन लगा दिया इस्लामाबाद का, क्या है? हम लोग सारे पाकिस्तान की फीड में कैसे आ गए? पाकिस्तान की सारी न्यूज़ें दिखाई दे रही, उन्हीं के कंटेंट क्रिएटर्स दिखाए, उन्हीं की मिसाइलें छोड़। क्या हो रहा है यार? ये एक वीजा और दे दो यार तुम। मैं लाहौर में जाके कुछ ऐसा कुछ खा के आ जाऊं। माशाल्लाह, मजाक कर रहा हूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझसे। इसी मोह माया से दूर रहना था गुरुजी। कर माया को अहंकार मत कर, काया को अभिमान। मैं क्यों चला रहा हूं ये संडे शो? क्या फायदा है इतना? ये दिस व्हाट द कंट्रोल। गियर कैसे चेंज करेगा ये? हैंड ब्रेक कैसे डाउन करेगा? क्या कर रहे हैं यार तू? स्कॉर्पियो ले ली उसने, समझ में आई तुम्हारी? तुम कमेंट करते रह गए बस। उसको ना गियर बदलना ना हैंड ब्रेक, पीछे वाली सीट पे बैठेगा और आगे जैसे तुम लोगों को ड्राइवर रखेगा वो। इस बाबा को बोलो सनरूफ वाली ले लेता, खुशी से हाथ तो बाहर निकल। कैसे कैसे लोग। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं? आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने मैं गिरा हुआ कथा सुनने पे क्रोध आता है हमें। अस आंटी अस, बाबा को ही लपेट दी। पहली बार गुरुजी डरे हुए थे
और अगर पिछला आधा घंटा आपका बेहतरीन गया, आपको मजा आ गया, तो दोस्त थोड़ी सी यहां पर दक्षिणा चाहिए, लाइक कर देना एक बार। नहीं पसंद आया, कुछ और बेटर कर सकते हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो हाउ वी कैन इंप्रूव, एंड यस शेयर इट विद समवन। ऐसी ही और न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ करने में मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।